दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वेश्वर स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए यूपी लेखपाल, यूपीएसआई जैसी तथा अन्य ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आने वाली कई ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें जीएस काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जैसे फिर कोई भी एग्जाम्स क्यों ना हो, बिना जीएस के कोई एग्जाम्स पूर्ण नहीं होता। प्रत्येक एग्जाम्स में जीएस मायने रखती है, जीएस आती ही आती है, बेशक वो 10 नंबर की ही क्यों ना आए। दोस्तों, आज हम आपके लिए जीके का पार्ट 1 लेकर के आए हैं, जो पिछले कई एग्जाम्स में परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए इन्हें तैयार कर लो। देखते हैं वो प्रश्न दोस्तों क्या हैं। इससे पहले कि दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा, तथा सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे बनाए वीडियोज़ आपको निरंतर मिलते रहें। देखते हैं दोस्तों वो प्रश्न क्या हैं। ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी के अकॉर्डिंग लेखपाल या एसआई XYZ कोई भी यूपी पुलिस हुआ, यूपी से लेकर के किसी भी राज्य की स्टेट की वैकेंसियां क्यों ना हो, वो प्रत्येक होगी। अब देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न पूछा गया है, सुरतगोई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में स्थित है। कहने का अर्थ बात समझिएगा, जो सुरतगोई स्थान है, जो सुरतगोई स्थान है वो किस देश में स्थित है। सुरतगोई अफगानिस्तान देश में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? अफगानिस्तान में स्थित है। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं, सुरतगोई है क्या? जो एक सिटी है, जो एक शहर है, ये है किस सभ्यता का? तो दोस्तों अगला प्रश्न अगर इसी में देखा जाए, बनता है कि सुरतगोई किस सभ्यता से है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से है। कहां से है? सिंधु घाटी सभ्यता से है। सिंधु घाटी सभ्यता से है। यहीं पे देखिएगा क्या है, अगर सिंधु घाटी सभ्यता को अगर हड़प्पा सभ्यता कहा जाए, सिंधु घाटी सभ्यता को यदि हड़प्पा सभ्यता कहा जाए तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता एक ही सभ्यताएं हैं। और इसी में एक बात और आपको बता दूं, जो हड़प्पा सभ्यता है वो हमारी कास्ययुगीन सभ्यता है। अब बात यहीं पे एक समझने की बात है, हड़प्पा सभ्यता से एक बात आई समझ में, वो मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता जो है वो विश्व की अन्य सभ्यताओं से ज्यादा टैलेंटेड भी थी, नगरीकृत सभ्यता भी थी और प्रत्येक सभ्यताएं पीतल योगीन थी, पीतांबा योगीन थी, परंतु एकमात्र ऐसी सभ्यता उस समय की, केवल एकमात्र ऐसी सभ्यता जो कांस्य योगीन थी, वो हमारे हड़प्पन सभ्यता थी। हड़प्पा की सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी दोस्तों। अब यहीं पे एक बात और आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितने में था। अगला प्रश्न देखिए, इसी में क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर में था या कितने विस्तृत था। तो दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था 12,66,600 वर्ग किलोमीटर में था। 12,66,600 वर्ग किलोमीटर में था। यहीं पे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है। मुंडीगाक शहर है, वो भी एक सिंधु घाटी सभ्यता का ही शहर है। ये किस देश में है? तो दोस्तों ये भी अफगानिस्तान में है। अब यहाँ पे मैं अफगानिस्तान के बारे में एक बात बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। अफगानिस्तान एक समय ऐसा था जो भारत देश का हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों अफगानिस्तान एक ऐसा वो एक ऐसा देश है जो किसी समय भारत का हिस्सा हुआ करता था। ये अंग्रेजों ने हमारे भारत देश से पृथक कर दिया और ये अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो घाटियों के बीच बसा हुआ है। दोस्तों ये घाटियों के बीच बसा हुआ है और ये मुस्लिम राष्ट्र बन गया है। एक समय ऐसा था ये हिंदू राष्ट्र था। अब देखिएगा अफगानिस्तान के काबुल में महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं,
अफगानिस्तान का काबुल है, उसमें घोड़ों को बेचने के लिए एक बहुत ही शानदार मेला लगता है, जहां पर कई प्रकार के महत्वपूर्ण का मतलब बहुत ही अच्छे से अच्छे किस्म के घोड़े मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे घोड़े उगाए जाते हैं, वहां पे घोड़ों का मेला लगता है। आप देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सी धातु कांस्ययुगीन यानी हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई। तो दोस्तों, कांस्य क्या होता है? देखिए, जब संपूर्ण विश्व में अन्य सभ्यताएं जो चल रही थी, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे कोई भी सभ्यता हो, उन सभी सभ्यताओं में दोस्तों तांबा, सिर्फ और सिर्फ तांबा था। परंतु कांस्य को बनाने के लिए हमारे यहाँ की हड़प्पा सभ्यता ने अपने टैलेंट को जगाया, अपने दिमाग की शक्ति को बढ़ाया और उसने कांसा बनाया। तांबा और टिन के मिलावट से कांसा की एक नई मूर्ति तैयार की, नया एक मतलब उसे कहेंगे ना, कांसा एक उसे कहते हैं धातु को, तो एक नई धातु बनाकर तैयार की जो कांसा के रूप में विख्यात हुई, और वो कांसा हमारे हड़प्पन सभ्यता में पाई गई। इसीलिए कहा जाता है कि कौन सी ऐसी धातु थी जो हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई, तो केवल ऐसी धातु जो लोहा थी, जो हड़प्पन सभ्यता में नहीं प्राप्त हुई। अन्यथा तांबा हो, जस्ता हो, सोना हो, चांदी हो, कोई भी धातु क्यों ना हो, कांस्य, परंतु लोहा छोड़ करके प्रत्येक धातुओं का ज्ञान हमारे हड़प्पन सभ्यता को था, और ये नगरीकृत सभ्यता थी। अब देखिए दोस्तों, यहीं पर अगला प्रश्न क्या है, लोहे का ज्ञान कब प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं, लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में 1000 BC 1000 ईसा पूर्व पहले हुआ था, 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। आप यहाँ पे देखिएगा, लोहे का ज्ञान हुआ कब, ये तो मैंने आपको बता दिया, परंतु हुआ कैसे ये भी तो मैं बता दूं। तो लोहे का ज्ञान ये तब हुआ जब आर्य लोग भारत देश में आए थे। जब आर्य लोग भूमध्य से हमारे देश में आए थे, तब हमारे यहाँ पर लोहे का ज्ञान हुआ था, और उसी समय हमारे यहाँ पर घोड़ों का भी ज्ञान हुआ, और उसी समय हमारे यहाँ पर गाय और भैंस का ज्ञान हुआ। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक नया प्रश्न है, सिंधु जो है वो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी यानी हड़प्पन सभ्यता थी, उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो किसकी ताकत थी। तो दोस्तों, अर्थव्यवस्था के लिए जिस समय हमारे यहाँ पर भी एक व्यापार होता है, परंतु हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक कृषि पर आधारित है। किस पर है दोस्तों? कृषि पर। और कृषि पर आधारित तब भी थी, देखिएगा अगले प्रश्न में इसी में कहा गया ना, हड़प्पा सभ्यता किस पर आधारित थी। दोस्तों, कृषि पर आधारित तब भी थी, और कृषि पर आधारित आज भी हमारा देश है। इसी तरह से यहाँ पे बात की गई ताकत क्या थी। तो दोस्तों, कृषि में जो अन्न उपजाया जाता है, जो सब्जियां उपजाई जाती है, जो फल फ्रूट उपजाए जाती है, कृषि तो होती है। और इस कृषि को जो उपजाऊ चीज होती है, जो उपजाऊ वस्तुएं होती हैं, उनका आदान प्रदान, व्यापार रूप करना ही तो सिंधु घाटी अर्थव्यवस्था की ताकत थी। वही ताकत आज भी है हमारे देश में, व्यापार। अब देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कहा गया है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के समय व्यापार करने वालों के ग्रुप को क्या कहते हैं। दोस्तों, यहां पे एक बात मैं आपको बता दूं, लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी या बीजेपी, जिसे कहते हैं बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इसमें यदि कहा जाए कि भारत देश में बीजेपी का मुख्य कौन है, बीजेपी का मुखिया कौन है। इससे पहले बीजेपी का मुखिया अमित शाह थे, पर इस समय नहीं, कोई यादव है, नाम नहीं आ रहा है, मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। और कांग्रेस का मुखिया देखा जाए तो कौन है? मुखिया का मतलब होता है जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। तुम्हारे घर में पिता या माता में से कोई एक जो श्रेष्ठ होगा वही बनाया जाएगा। लेकिन मेरे घर में तो मेरे पिता थे, परंतु इस समय मेरे पिता ना होने के कारण मेरी माँ है। आप देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, जो श्रेष्ठ होता है यानी कि जो सबसे उच्च होता है, जो मेंटेलिटी में भी तेज होता है, जिसको दिमाग में भी तेज होता है, जो श्रेष्ठ होता है, उसी को मुखिया कहते हैं। तो एक ग्रुप बनाया जाता है, ग्रुप में तो व्यापार करने वाले ग्रुप हुआ करते हैं, उनमें से एक सचिव मतलब होता है एक मैन लीडर,
लीडर, उसको क्या कहते थे दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता के समय उसको हम श्रेष्ठ कहा करते थे। क्या कहा करते थे? उस पूरे ग्रुप को श्रेष्ठ कहा करते थे। उस पूरे ग्रुप को क्या कहते थे? श्रेष्ठ। कहते हैं ना, वो देखो लड़कों का ग्रुप जा रहा है, या कहते हैं वो देखो गायों का ग्रुप जा रहा है, या झुंड जा रहा है। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उस समय ये नहीं कहते थे गायों का ग्रुप जा रहा है, या ना ये कहते थे वो देखो ये लड़कों का ग्रुप जा रहा है। उस समय ये कहा करते थे, देखिएगा दोस्तों, वो गायों का श्रेष्ठ जा रहा है, वो गायों का श्रेष्ठ जा रहा है, वो लड़कों का श्रेष्ठ जा रहा है। इसी तरह जो उस ग्रुप में एक मैन लीडर हुआ करता था। मैंने अभी बताया कि हर घर में कोई ना कोई एक मैन लीडर होता है। किसी के घर में बाबा होते हैं, किसी के घर में दादी होती हैं, बाबा दादी के ना होने पर पिता होते, पिता के भी ना होने पर माँ होती है। इसी तरह दोस्तों एक अध्यक्ष होता है जिसे हम मुखिया का नाम देते हैं। तो उस ग्रुप का, व्यापार करने वालों के ग्रुप का जो अध्यक्ष होता था उसको क्या कहते हैं? यानी कि जो ग्रुप होता था उसे श्रेष्ठ कहते थे तथा अध्यक्ष को श्रेष्ठीन कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? श्रेष्ठीन कहते थे। यहीं पर हम आपको एक नई बात बता रहे हैं अगले प्रश्न में। देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा जो था वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये मृदभांड, यही प्रश्न आएगा। इसमें ये नहीं आएगा मिट्टी के बर्तन के लिए, मृदभांड आएगा। तो मृदभांड क्या होता है? मृदभांड वो बर्तन होते हैं जो मिट्टी से बनाए जाते हैं, उन्हें ही मृदभांड कहते हैं, उन्हें ही दोस्तों मृदभांड कहते हैं। अब देखिएगा कालीबंगा के ऊपर एक बात प्रश्न और मैंने बनाया था। वो प्रश्न था हमारा, कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो कालीबंगा दोस्तों राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता दूं, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, तो वो कौन से उसकी थी? प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता थी। कौन से दोस्तों? प्रागैतिहासिक काल की। सिंधु घाटी सभ्यता प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता थी। कहाँ की थी दोस्तों? प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता थी। उस समय हमारे ज्ञानी मानव को होमोसोपियंस का नाम दिया गया। उस समय के ज्ञानी मानव को दोस्तों होमोसोपियंस का नाम दिया गया था। अब इसी में मैं आपको एक बात और बता दूं, जो सिंधु घाटी सभ्यता जिसे सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, इसमें कई प्रकार के नगर तो थे, परंतु 6 बड़े मुख्य नगर थे जिनमें सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो है, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी। वो थे ना ऋतिक रोशन, उन्होंने मूवी बनाई थी मोहनजोदाड़ो। तो वो दोस्तों मोहनजोदड़ो के रूप में एक उन्होंने मूवी बनाई थी। तो मोहनजोदड़ो एक बड़ा शहर है दोस्तों। ये मोहनजोदड़ो जो बड़ा शहर है वो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला एक शहर है, बड़ा शहर है। इसी के बाद दोस्तों एक हड़प्पा सभ्यता इसी में आती है। इसी के बाद एक हड़प्पा सभ्यता आती है। इसी में एक गढ़वारी वाला, इस पर बात समझिए, गढ़वारी वाला ये भी एक शहर है। और इसी के साथ ही साथ देखिएगा धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा तो अभी देखो मैंने बता दिया ना दोस्तों, राजस्थान में पाया जाता है। इसी तरह धौलावीरा, राखीगढ़ी ये भी हैं। अब यहीं पे मैं आपको एक बात बता दूं, जो मोहनजोदड़ो है इसके बारे में एक बात और सुन लीजिए दोस्तों। मोहनजोदड़ो, इसका एक हिंदी नाम दिया गया है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है वो मैं आपको बता दूं, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यहीं पे कालीबंगा का एक मैंने प्रश्न कराया था। कालीबंगन में एक तो मृदभांड प्राप्त हुए। क्या हुए प्राप्त दोस्तों? मृदभांड प्राप्त हुए। यहीं पर मैं आपको एक और बात बता दूं, जुते हुए खेत, देखिएगा दोस्तों, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग और साथ ही साथ काली चूड़ियां मिलने के कारण इसे तो कालीबंगन कहा गया। लेकिन इसमें प्राप्त अवशेष और कौन से हुए? एक तो कालीबंगा जो है वो तो क्यों नाम रखा गया? क्योंकि यहाँ पे काली चूड़ियां प्राप्त हुई, इसलिए इसे नाम रख दिया गया कालीबंगा। इसमें और क्या क्या प्राप्त हुआ दोस्तों?
वो देखिएगा कालीबंगा में अभी जस्ट पहले मैंने कालीबंगा में एक बात बताई थी। क्या बताई थी दोस्तों? यहाँ पे देखिएगा, एक तो मृद भंड प्राप्त होते हैं, ये देखिएगा, ये तो मृद भंड प्राप्त होते हैं। दूसरे कालीबंगा में एक चीज और प्राप्त होती है, क्या कौन सी? जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें प्राप्त हुई थी। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें प्राप्त हुई थी। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, इसी में मैं आपको एक बात और बता दूं आगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर जो है, पत्तन नगर का मतलब होता है बंदरगाह। पत्तन नगर का मतलब होता है बंदरगाह। तो बंदरगाह कौन सा है? यहाँ पे देखिएगा, समझ लिया ना, मैं एक बात बता रहा हूँ सिंधु घाटी सभ्यता का। तो इसमें दो बंदरगाह हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? दो बंदरगाह हैं। पहला तो एक है लोथल। पहला जो है वो हमारा लोथल है। लोथल कहाँ मिलता है? सॉरी, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है दोस्तों। लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो प्राकृतिक भी था दोस्तों। लोथल एक ऐसा बंदरगाह था जो प्राकृतिक भी था। यहीं पर मैं आपको एक बात और बता दूं, ये बंदरगाह जो लोथल बंदरगाह है, इसकी लंबाई 214 गुणे 36 थी। अब यहाँ पे एक बात और बता दूं, एक और बंदरगाह था जो हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का था। उसका नाम था सुतकोददा, जिसका नाम था सुतकोददा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये नाम जो था वो भी एक क्या था? बंदरगाह था। वो भी दोस्तों बंदरगाह था। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं, देखिएगा दोस्तों, 1955 से 1962 में राव ने 1955 से 1962 में एसआर राव ने इसकी खोज की थी और इसे लघु हड़प्पा के नाम से 1921 में ही नाम दे दिया था दोस्तों। 1921 में ही नाम दे दिया था। 1921 में ही नाम दे दिया था। किसका दोस्तों? लोथल का। किसका दोस्तों? लोथल का मतलब रंगनाथ राव, एसआर राव। इसे ऐसा राव नहीं होना चाहिए, एस एन राव होना चाहिए। ये मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों। ऐसा राव नहीं, एस एन राव, रंगनाथ राव ने 1955 से 1962 में इसकी खोज भी की थी। परंतु लोथल को लघु हड़प्पा के बारे में भी कहा जाता है। 1921 में इसकी खोज की गई। इसका नाम भी 1921 में दिया गया था। यहीं पे मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वो नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए एक नई पद्धति भी अपनाते थे। वो पद्धति क्या थी? वो पद्धति दोस्तों ग्रीड पद्धति थी। वो पद्धति दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ग्रीड पद्धति थी। कौन सी दोस्तों? ग्रीड पद्धति थी। अब यहाँ पे मैं अगला प्रश्न करा रहा हूं, देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा, ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। इसका मतलब मैं ये नहीं करा रहा हूं कि केवल और केवल इतिहास करा रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं जो भी आएगा पिछले प्रश्नों को उठाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की गई थी? तो देखिएगा दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935। अब यहीं पे यदि पूछा जाए, मिनी संविधान किसे कहते हैं, यानी लघु संविधान के नाम से किसे जाना जाता है? मिनी संविधान। तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। अब यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता दूं, अगला प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है दोस्तों। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, उसके सदस्य कौन थे? दोस्तों उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न जो है वो कहता है कि शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? तो दोस्तों जब शासन की एकात्मक पद्धति होती है ना, तो दृढ़ राज्य हो जाता है, तो राज्य दृढ़ हो जाता है, तो राज्य दोस्तों दृढ़ हो जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है,
भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए? ये देखिएगा दोस्तों, ये भी भारतीय संविधान में आपात उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। अब यहाँ पे एक बात और बता दूं, किस देश से लिए गए ये बात, और ये बात मैं आपको बता दूं कि किस देश से लिए गए वो भी मैं आपको बता दूं। दोस्तों, जो आपात उपबंध हैं वो भारतीय संविधान में हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कनाडा से लिए। किस देश से लिए दोस्तों? कनाडा से लिए। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भारतीय संविधान था ना, वो हमारे कितने वर्षों में बना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि संविधान के बारे में एक वीडियो अलग से बनाएंगे जब हम, तो संविधान में बहुत कुछ पढ़ाना भी बाकी होता है ना, तो डिटेल में पढ़ाने के लिए लेक्चर होना जरूरी होता है, तभी बच्चे के दिमाग में कहानी रूप का जब लेक्चर होता है ना, तो बच्चे के दिमाग में फीड हो जाता है। जब फीड हो जाता है तो वो, जब उसके सामने प्रश्न होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो तुरंत कर लेता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी तो नॉर्मली एक मैं प्रैक्टिस सेट से करा रहा हूँ, देखिएगा। फिर मैं पाँच करके प्रश्न कराऊंगा। 5 प्रश्न कराएंगे हिस्ट्री के, और 5 प्रश्न कराएंगे ज्योग्राफी के, 5 प्रश्न कराएंगे इकोनॉमी के, 5 प्रश्न कराएंगे पॉलिटी के, और 5 प्रश्न कराएंगे मैं साइंस के। ये 5 प्रश्न करके मैं 25 प्रश्न कराया करूंगा प्रतिदिन। अब देखिएगा दोस्तों, अगले प्रश्न क्या कहते हैं। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में किया गया था दोस्तों, 1921 में किया गया था। अब देखिएगा किसके तहत किया गया? 1919 के शासन अधिनियम द्वारा, 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? केंद्रीय विधानसभा गठन के समय पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों फेडरिक इसके पहले अध्यक्ष थे। कौन थे दोस्तों? फेडरिक। अब देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कहता है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? दोस्तों, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया था दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को। अब देखिएगा, यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कभी भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है। ये प्रश्न पिछले एक परीक्षा में पूछा गया था। ये परीक्षा थी टेट की परीक्षा, उसमें पूछा गया था कि संविधान सभा ने जो राष्ट्रगान प्रस्तुत किया था वो किस पत्रिका से प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों ये तत्वबोधिनी सभा के पत्रिका में से राष्ट्रगान लिया गया था। और दोस्तों एक बात और बता दूं, उर्दू में आबिद अली ने इसे प्रोत्साहित किया है, उर्दू में इसे कन्वर्ट किया है। अब यहाँ पे एक बात और बता दूं, उन्होंने एक बात कही है आबिद अली ने कि सुबह सुख चैन नाम से भी इसे व्याख्या दे करके संबोधन किया है। इसे ये भी कहा गया है, सुबह के सुख चैन का नाम दिया है कि राष्ट्रगान सुबह का सबसे बड़ा सुख और चैन है। ये बात आबिद अली ने उर्दू के लोगों को कही। यहीं पर मैं आपको एक बात और बता दूं, संविधान के राष्ट्रगान के बारे में कुछ बात और मैं आपको बता दूं कि जो गायने का समय होता है ना, राष्ट्रगान के गायन का समय, ये दोस्तों 52 सेकंड का होता है। ये नॉर्मली है दोस्तों, ये हमारा नॉर्मली है। लेकिन यदि इसे संक्षिप्त करके कहा जाए तो दोस्तों केवल और केवल 20 सेकंड होते हैं। कितने में दोस्तों? संक्षिप्त करके कहा जाए तो 20 सेकंड में कहा जा सकता है। आप देखिएगा, इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं, इसमें जो होती है वो इसकी प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति ही गाई जाती है 20 सेकंड में, इसके अलावा ज़्यादा नहीं गाया जाता। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि यह जो है सर्वप्रथम जो राष्ट्रगान है वो सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था, कब गाया गया था, वो मैं आपको बता दूं दोस्तों। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को। कब दोस्तों? 27 दिसंबर 1911 को। देखिएगा यहाँ पे मैं आपको बता दूं, 27
दिसंबर 1911 को, कब दोस्तों, 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, कब दोस्तों, कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों पंडित बिशन नारायण दत्त थे। कौन थे दोस्तों? पंडित बिशन नारायण दत्त थे। अब यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जो तत्वबोधिनी सभा है ये किसकी पत्रिका है? तो दोस्तों तत्वबोधिनी सभा जो है वो हमारे ठाकुर जी की है। कौन से ठाकुर? रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की है। ये रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की है। इन्होंने ही ये राष्ट्रगान अपनी तत्वबोधिनी सभा में 1912 ईस्वी में भारत भाग्य विधाता के शीर्षक में प्रकाशित की थी। किसमें दोस्तों? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि यह पूछा जाए जो राष्ट्रगान है वो किस शीर्षक में उपस्थित है। तो दोस्तों ये तत्वबोधिनी सभा के भारत भाग्य विधाता के शीर्षक में उपस्थित है। आप देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगले प्रश्न में आ जाइए। विश्व ने सबसे पहले राष्ट्रगान अपनाया किस देश ने अपनाया? तो दोस्तों सबसे पहले राष्ट्रगान अपनाया विश्व में, तो विश्व में सबसे पहले नीदरलैंड ने, यहाँ पे विश्व में लिखते हैं ना, यह नीदरलैंड ने सबसे पहले अपने देश का यानी राष्ट्र का गान अपनाया था। उसी ने गाना गाया था, उसी ने राष्ट्रगान गाया था। अब यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया? देखिएगा दोस्तों भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण, उस समय भी पर्यावरण संरक्षण नहीं था दोस्तों, उस समय भी पर्यावरण इतना संरक्षण नहीं था। क्योंकि अंग्रेज आते थे, कंपनियां स्टार्ट करते थे और वहां से प्रदूषण फैलता था। इसलिए भारत सरकार ने संसद में एक पर्यावरण संरक्षण के लिए बिल पारित किया। किस वर्ष किया? वो दोस्तों 1986 में किया। 1986 में किया। फिर भी आज दोस्तों पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ता ही चला जा रहा है, कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। ऐसे प्रस्ताव आते रहेंगे दोस्तों, परंतु ये कुछ नहीं होने वाला। अब मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों। अगले प्रश्न में क्या है? भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश कितने के बीच फैला हुआ है? अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश कितने के बीच फैला हुआ है? तो दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट से अभी 1 मिनट रुक जाइए दोस्तों, मैं अभी बता रहा हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। हाँ अब देखिएगा दोस्तों, हाँ भारत की मुख्य भूमि का जो अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 मिनट से, यहाँ पे लिखा नहीं है आगे, यही मिसप्रिंट था, 37 डिग्री 6 मिनट जो है वो उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ पोल की तरफ उत्तरी अक्षांश है। और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर दोस्तों, पूर्वी देशांतर यानी कि ईस्ट की तरफ के बीच स्थित है। आप देखिएगा दोस्तों इसमें अगला प्रश्न क्या कहता है? पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों जो पूर्वी तटीय मैदान है उसको हम कोरोमंडल के तटीय के नाम से जानते हैं, कोरोमंडल मैदान के नाम से जानते हैं। आप देखिएगा कोरोमंडल। अब यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए। भारत के स्थलाकृति मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? तो दोस्तों भारतीय सर्वेक्षण विभाग बनाता है। जो भारत का स्थलाकृति मानचित्र है, जो आज तुम भारत का नक्शा बना रहे हो ना, वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने दिया है। किसने दिया है दोस्तों? भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने दिया है। और इसकी स्थापना 1767 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना 1767 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों देहरादून में स्थित है। ये इसका मुख्यालय दोस्तों देहरादून में स्थित है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो जो भारतीय मानक समय है ना दोस्तों, वो किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो हर किसी को पता है, ये 82.5 पूर्वी रेखांश पर अपनाया जाता है। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन? ये रेखांश 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से दोस्तों? 5 राज्यों से। और ये जो 82.5 है, जो 82.5 डिग्री देशांतर है,
ये इलाहाबाद का एक स्थान है, ये इलाहाबाद का एक स्थान है। इलाहाबाद का मतलब है प्रयागराज, प्रयागराज, तो प्रयागराज का एक स्थान है नैनी। क्या है दोस्तों? नैनी। तो नैनी जो है वहीं से, नैनी से लिया गया है हमारा मानक समय, जो हमारी घड़ी का मानक समय है वो हमारे नैनी से लिया गया है। कहाँ से? नैनी से। ये प्रयागराज के नैनी से लिया गया है दोस्तों। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर दोस्तों। यहीं पर मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, यहीं पर मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, एक बात और बता दूं, ये मिर्जापुर के निकट भी है। बहुत अच्छी बात बताई मैं आपको, ये मिर्जापुर के निकट भी है। यहीं पे एक बात मैं आपको, मैंने कहा ना 5 राज्यों से होकर गुजरी, ये राज्य लिख लीजिए आप। कौन कौन से राज्य हैं? पहला राज्य तो तुम जिस राज्य में बसे हो, जैसे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है ना जिसमें इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद है तो उसमें होगा ही होगा। पहली बात तो यही हो गई। इसके बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़, आगे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं, ये 5 राज्य हैं जिनसे होकर 82.5 पूर्वी देशांतर की रेखा गुजरती है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है। सॉरी, इसमें एक मिनट रुक जाइए यहाँ पे। हाँ, एक मिनट, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। आप देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, वन, यहाँ पे देखिए वन महोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वृक्षारोपण से। किससे दोस्तों? वृक्षारोपण से। वन महोत्सव वृक्षारोपण से संबंधित। और वन महोत्सव हमेशा कब मनाए जाते हैं? वन महोत्सव हमेशा कब मनाए जाते हैं? वन महोत्सव हमेशा जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाए जाते हैं। वन महोत्सव हमेशा जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाए जाते हैं। अब देखिएगा दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? अहोम जनजाति असम राज्य से संबंधित है। अहोम जनजाति असम राज्य से संबंधित है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। जो खासी और गारो और जयंतिया जो हैं, ये जनजातियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? मुख्यतः कहाँ पाई जाती? खासी, गारो और जयंतिया, तो ये दोस्तों मेघालय में पाई जाती। कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों? मेघालय में पाई जाती। अब देखिए दोस्तों प्रश्न, अब देखिए दोस्तों प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है। तो विटामिन और वैज्ञानिक नाम देखिए। विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम थायमिन है। विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम थायमिन है। विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम राइबोफ्लाविन है। विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम राइबोफ्लाविन है, राइबोफ्लाविन है। और विटामिन B6 का नाम देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ कि जो विटामिन C है, जो विटामिन C है उसका वैज्ञानिक नाम जो है, विटामिन C का वैज्ञानिक नाम जो है वो पायरिडॉक्सिन है। क्या है दोस्तों? पायरिडॉक्सिन है। क्या है दोस्तों? पायरिडॉक्सिन है। यहीं पे मैं आपको एक बात और बता दूं, विटामिन B6 तो हो गया, परंतु विटामिन B12, विटामिन B12, विटामिन क्यों कहते हैं हम इसे? हम इसे विटामिन क्यों कहते हैं ये बताइए पहले दोस्तों। तो हम इसे विटामिन इसलिए कहते हैं, हम इसे विटामिन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विटामिन जो है वो हमारा विटामिन होता है। विटामिन इसका इंग्लिश शब्द है और विटामिन इसका हिंदी शब्द है। विटामिन इसका इंग्लिश शब्द है और विटामिन इसका हिंदी शब्द है दोस्तों। विटामिन इसका हिंदी शब्द है। अब यहीं पे देखिए मैंने B1 बता दिया, V2 बता दिया, V6 भी बता दिया। अब मैं आपको यहाँ पे एक अगला बता दे रहा हूँ, विटामिन 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 B12 क्या है। तो दोस्तों विटामिन B12 साइनोकोबालामिन है। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन है। अब यहीं पे मैं आपको एक बात बता दूं, ये देखिए मैंने लिखा है ना B12, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, साइनोकोबालामिन है। अब मैं आपको आगे और भी बहुत कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, देखिएगा कौन कौन से क्वेश्चंस हैं दोस्तों। हाँ, आप देखिएगा यजुर्वेद के, यहाँ पे देखिए प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं। तो यजुर्वेद के पाठकर्ता को दोस्तों अधर्व कहते हैं। यानी कि कहते हैं ना जब आप किसी को पढ़ते हो,
जब आप किसी को पढ़ते हो तो वो इंसान कहता है वो देखो हिंदी का टीचर है, तो उसे क्या कहेंगे? हिंदी का टीचर ही तो कहेंगे। जब कोई गणित का टीचर होता है दोस्तों तो उसे गणितज्ञ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गणितज्ञ। जब कोई विज्ञान का अध्यापक हो जाता है और उसे विज्ञान इतनी अच्छी से आती है तो उसे वैज्ञानिक के रूप दे देते हैं और कहते हैं वो वैज्ञानिक है, क्योंकि वो प्रयोग भी कर लेता है। इसी तरह यजुर्वेद का जो पाठकर्ता होता है और जिसे यजुर्वेद पूर्ण रूप में अच्छे से आता होता है, उसका भी वो खंडन करके भी नए नए प्रयोग कर सकता है, तो उसे हम अधर्व्यू कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्व्यू कहते हैं। अब यहीं पे देखिएगा ये सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? सामवेद के पाठकर्ता को उद्रात्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उद्रात्र कहते हैं। उद्रात्र कहते हैं। अब थोड़ा जल्दी में नहीं हूं, परंतु फिर भी थोड़ा करा रहा हूं क्योंकि गर्मी बहुत है दोस्तों। अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा हूं, कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? ये वेद ही सबसे बुरा वेद लग रहा है मुझे तो। वैसे तो हिंदू धर्म में सबसे अच्छा वेद है अथर्ववेद, कैसा कोई वेद नहीं है। फिर भी जहां पर कन्या को हम देवी रूप मानते हैं, माँ दुर्गा कहते हैं, वैष्णवी कहते हैं, अपनी कन्याओं को माँ के रूप में मानते हैं। और जब माँ की ही जहां निंदा हो तो वो वेद ही वेद क्या है? वो वेद ही क्या वेद है? वो वेद ही क्या वेद है? तो देखिएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। आप देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। वेदांगों की संख्या क्या है? तो वेदांगों की जो संख्या है वो 6 है। कौन कौन सी है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 5 हैं जो वेदांग हैं। अब देखिएगा, एक मिनट दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगला प्रश्न क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसमें मिलता है? तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण अगर देखना है ना दोस्तों, तो पुराणों को पढ़ लीजिए। वेद ना पढ़ो, वेदांग ना पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, परंतु पुराणों को पढ़ना सबसे उचित है। पुराण पढ़ सकते हो। पुराणों से ही हमारे मुस्लिम भाइयों ने कुरान शब्द बोला है। पुराण शब्द से कुरान शब्द हमारे मुस्लिम भाइयों ने बोला है। अब देखिएगा दोस्तों, पुराणों में एक ऐतिहासिक विवरण भी कई विवरण हैं। पुराणों का ही एक भाग है रामायण और पुराणों का ही एक भाग है हमारा महाभारत। और महाभारत का सबसे सुविख्यात, सबसे अच्छा हमारे प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा कही हुई भगवत गीता कभी भी पढ़ना। ये 20 पर्व में आती है। किसमें आती है दोस्तों? 20 पर्व में। अब देखिएगा दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कहा गया है स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति किस संहिता में कहा गया? ये भी देखो सबसे बुरी चीज है। जहां स्त्री मां स्वरूप होती है, बहन स्वरूप होती है, बेटी स्वरूप होती है, देवी स्वरूप होती है, और जो संहिता स्त्री के मान मर्यादाओं पर उल्लंघन करती है, मान मर्यादाओं पर कीचड़ उछालती है, वो संहिता नहीं चाहिए मुझे, ना मेरे देश को चाहिए ऐसी संहिता। तो मैत्रेयनी संहिता सबसे गलत संहिता बना दी गई। मुझे लगता है ये गलत है। तो मैत्रेयनी संहिता ही एक ऐसी संहिता है जो स्त्री की गिरी हुई स्थिति की बारे में बताती है, स्त्री की निंदा करती है। आप देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहा गया है। तो दोस्तों अगला प्रश्न कहा गया है स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहाँ कहा गया है? तो देखिएगा, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी यानी कि पुरुष का आधा भाग स्त्री को कहा गया। पुरुष अपूर्ण होता है जब तक उसकी शादी ना हो, उसके जीवन में कोई स्त्री ना हो, तभी पुरुष पूर्ण होता है। इसीलिए प्रभु ने कहा है, इसी में सतपथ ब्राह्मण वेद है ये दोस्तों, ये ब्राह्मण वेद है। और सतपथ ब्राह्मण में पहली बार स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। आप देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहा गया है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन ऐतिहासिक स्मृति है।
मनुस्मृति सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक स्मृति है और ये किस काल के ग्रंथ है? तो दोस्तों ये शुंग काल का ग्रंथ है। दोस्तों ये पुष्यमित्र शुंग के समय से शुंग काल का ग्रंथ है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, नारद स्मृति से प्रश्न आया है, तो नारद स्मृति के बारे में देख लीजिएगा दोस्तों। जो नारद स्मृति है वो किस काल का ग्रंथ है? तो दोस्तों नारद स्मृति गुप्त युग का है। किसका है दोस्तों? गुप्त काल का है, गुप्त काल का। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, बुद्ध की पूर्व जन्म की जो कहानियां वर्णित है ना, बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कहानियां वर्णित है ना, वो जातक ग्रंथों में वर्णित है। किसमें है दोस्तों? जातक ग्रंथों में। किसमें है दोस्तों? जातक ग्रंथों में वर्णित है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या क्या है, कुछ ही प्रश्न और बचे हैं दोस्तों। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है जिसमें बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। तो दोस्तों कथावस्तु। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं, हीनयान और महायान, ये हीनयान और महायान दो भाग में डिवाइडेड हुआ था, दो भागों में विभाजित हुआ था। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भागों में डिवाइड हुआ था, हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था। किसमें हुआ था दोस्तों? हीनयान और महायान में। अब देखिए दोस्तों हीनयान एवं महायान में ये हुआ कब था? ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क राजा था ना 78 ईस्वी में, तब की बात है। तो हीनयान और महायान में कब बदला था हमारा, कब परिवर्तित हुआ, दो संप्रदाय कब बने इसके बौद्ध धर्म के? तो कनिष्क के शासन काल में। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहा जाता है, तो अगला प्रश्न जो है जैन संहिता को कहा जाता है। जो जैन संहिताएं होती हैं ना, तो इन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जैन संहिताओं को आगम कहा जाता है। जैन संहिता को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आगम। क्या कहा जाता है दोस्तों? आगम कहा जाता है। जैन संहिता को दोस्तों आगम कहा जाता है। अब यहीं पे मैं आपको एक बात और बता दूं, जैन संहिता यानी जैन धर्म कहाँ से प्रादुर्भाव हुआ? जैन धर्म तो बहुत पुराना है। बहुत पुराने का मतलब सबसे पहले जैन मुनि कौन थे? तो दोस्तों सबसे पहले जैन मुनि ऋषभदेव थे। परंतु स्थापना भी ऋषभदेव ने की थी। परंतु कहा जाए जैन धर्म की विख्याता स्थापना कौन है? जो विख्यात करने वाले, जैन धर्म को प्रचार प्रसार करने वाले, स्थापना करने वाले कौन हैं? तो उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें हम महावीर स्वामी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? महावीर स्वामी कहते हैं। यही हमारे महावीर स्वामी जी 23वें तीर्थंकर नहीं थे, 24वें तीर्थंकर थे। कौन से थे दोस्तों? 24वें तीर्थंकर थे। परंतु 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे दोस्तों, पार्श्वनाथ थे। कौन थे दोस्तों? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अब यहाँ पे बात आ जाइए, अगला प्रश्न क्या है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास प्राप्त होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास प्राप्त होता है तो दोस्तों कल्पसूत्र में होता है। और कल्पसूत्र किसके द्वारा रचित है? ये दोस्तों भद्रबाहु के द्वारा रचित है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बात और बताऊं, भद्रबाहु और ये किसके, जो भद्रबाहु है ना, एक बात मैं आपको और बता दूं, जो जैन धर्म था, क्या था दोस्तों? जैन धर्म। तो जैन धर्म को दो भागों में डिवाइडेड कर दिया गया था। जैन धर्म दो भागों में डिवाइडेड हो गया था जब मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था 300 ईसा पूर्व पहले। तब जैन धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया था। पहला भाग था श्वेतांबर और दूसरा भाग था दिगंबर। जो पहला भाग था श्वेतांबर, श्वेत का मतलब होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। तो श्वेत वस्त्र जो धारण
प्रचार करने लगे थे वो स्थूलभद्र के शिष्य कहलाए। किसके दोस्तों? स्थूलभद्र के। और जो नग्न थे, जो कपड़े तन पर नहीं रखते थे, वो दिगंबर कहलाए। इस दिगंबर की एक मूर्ति भगवान शिव की भी होती है दोस्तों, दिगंबर की मूर्ति एक भगवान शिव की होती है। इसी तरह जो दिगंबर कहलाए वो भद्रबाहु के शिष्य थे, वो दोस्तों भद्रबाहु के शिष्य थे। उन्हीं भद्रबाहु ने दिगंबर मुनि ने भद्रबाहु ने कल्पसूत्र ग्रंथ लिखा, जो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास माना जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगला प्रश्न कहा गया है, किस जैन ग्रंथ में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिक का विवरण मिलता है? तो ये भगवती सूत्र में दोस्तों, ये भगवती सूत्र में मिलता है। किस में मिलता है दोस्तों? भगवती सूत्र में मिलता है, भगवती सूत्र में मिलता है। अब देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न में क्या कहा गया है कि अरबों की सिंध विजय का वृतांत जो है वो किस में मिलता है? तो अरब जो आए थे वो उन्होंने जो सिंध विजय प्राप्त की थी, सिंधु देश को विजित कर लिया था, वो चचनामा में प्राप्त होती है। किसमें दोस्तों? चचनामा ग्रंथ में। चचनामा ग्रंथ नहीं है, ये एक पुस्तक है, ये इतिहास रूप बनाया गया था। ये अली अहमद द्वारा और ये चचनामा पहली रचना है, ये चचनामा पहली रचना है। अब देखिएगा दोस्तों, कात्यायन की गार्गी संहिता जो है वो क्या है? यहाँ पे एक बात, अच्छी वाली बात पूछी गई, बहुत अच्छी है। जो एक कात्यायनी है, कात्यायन ने जो एक संहिता लिखी है, गार्गी संहिता वो क्या है? वो एक ज्योतिष ग्रंथ है। यहाँ पर आप अपना हाथ देख सकते हैं इसे पढ़ करके, अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। परंतु ये अच्छा है कि मत जानिए, अगर भविष्य जान लिया तो पढ़ोगे नहीं, अगर पता उसमें भविष्य में लिखा होगा कि नौकरी रखी है तो। अब देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है किस संहिता में? तो दोस्तों गार्गी संहिता में ही भारत पर जो यवन आक्रमण हुआ था, इसका मतलब आप समझ गए होंगे गार्गी संहिता किस समय की संहिता है। दोस्तों इसका मतलब पहला यवन आक्रमण कब हुआ? पहला यवन आक्रमण मौर्य काल में और मौर्य काल के, और बात एक बता दूं आपको, मौर्य काल में तो हुआ था, परंतु मौर्य काल से कुछ क्षण पहले, कुछ क्षण का मतलब कब, 10 वर्ष पहले, कब? जब नंद वंश का राज था। दोस्तों नंद वंश के विनाश के, जब नंद वंश विनाश के समय आप पहुंचा था, और प्रादुर्भाव किस वंश का होने वाला था? मौर्य वंश का प्रादुर्भाव होने वाला था, नंद वंश की समाप्ति होने वाली थी। उस समय पहला यवन आक्रमण किसने किया था दोस्तों? किसने किया था? सिकंदर ने किया था। तो जो सिकंदर यानी यवन आक्रमण दिया गया है वो हमें गार्गी संहिता में मिलता है। वो सिकंदर का आक्रमण, वो यवन आक्रमण गार्गी संहिता में मिलता है दोस्तों। किस में मिलता है? गार्गी संहिता में मिलता है। अब देख, गार्गी संहिता लिखी किसने है? तो दोस्तों कात्यायन ने। गार्गी थी कौन? कात्यायन की गर्लफ्रेंड गार्गी थी, कात्यायन की गर्लफ्रेंड गार्गी थी। वैसे गर्लफ्रेंड नहीं कहेंगे, वैसे ना ये स्त्री थी ना कुछ थी, लेकिन ये दोनों एक साथ रहते। गार्गी, अपाला, घोषा, ये 3 स्त्रियां एक साथ रहती थी। इनके साथ में 5 ऋषि रहा करते थे। पहले तो कात्यायन हो गए, इसके बाद 4 ऋषि को मैं आगे मैं वर्णित करूंगा, समय ज्यादा हो रहा है इसलिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न है शुंगों के इतिहास का पता चलता है, यानी किससे शुंगों के इतिहास का पता चलता है? तो सीधी सी बात है भैया, शुंगों में एक ऋषि रहा करते थे, जो आज के समय एक ऋषि हैं, एक मुनि हैं, महर्षि हैं, महान है वो, रामदेव बाबा किसका प्रचार कर रहे हैं? रामदेव बाबा अपने आयुर्वेद में पतंजलि का प्रचार करते हैं। किसका दोस्तों? ये खाओ, पतंजलि का खाओ, आटा लो, पतंजलि का लो, दंत पेस्ट करो, पतंजलि का करो, पैंट पहनो, पतंजलि का पहनो, जो XYZ कुछ भी, हेयर बैंड लगाओ, पतंजलि का लगाओ, बाल को नए लाओ तो उसके लगाओ पतंजलि की, यहाँ तक कि कपाल भांति भी करो तो पतंजलि की तरह करो। अब बात आगे देखिएगा क्या है कि शुंगों के इतिहास का पता जो चलता है वो हमारे एक महर्षि थे, बहुत ही महान ऋषि थे,
ऐसे ऋषियों के चरणों में बैठ करके जो ज्ञान प्राप्त होता है वो तो अद्भुत ही है दोस्तों। तो पतंजलि के महाभाष्य ग्रंथ से, किससे दोस्तों? पतंजलि के महाभाष्य ग्रंथ से। पतंजलि का महाभाष्य दोस्तों पढ़ने को मिल जाए ना तो एक बार पढ़ लेना, जरूर लेना, तो आपको उसकी अच्छाई और सच्चाई के बारे में अवश्य मिलेगा। जो पतंजलि ने बहुत अच्छी अच्छी वाक्यां लिखे हैं, जो भाष्य लिखे हैं ना, वो आपके जीवन पर बहुत ही उतार चढ़ाव के बिंदु मिलेंगे। आप देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, डाइमेकस कौन था? अब यहां पे पॉइंट आता है, डाइमेकस कौन था? डाइमेकस, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। डाइमेकस कौन था? तो दोस्तों जो डाइमेकस है वो सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। ये सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। और ये कब आया था, कहाँ आया था, किस काल में आया था? तो ये मौर्य काल में, ये दोस्तों मौर्य काल में आया था। कब आया था? मौर्य काल में आया था। कब आया था दोस्तों? मौर्य काल में। और किसके यहाँ आया था दोस्तों? मौर्य काल में बिंदुसार के दरबार में आया था। मौर्य काल में किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार कौन था ये मैं आपको बता दूं। बिंदुसार मौर्य वंश का राजमुकुट कहलाता है। राजमुकुट कैसे? ये जो राजा था मौर्य वंश का पहला राजा, उसको कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, इसको हम कहते हैं सम्राट। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो हमारे भारत देश का प्रमुख सम्राट है। ये भारत देश को एकत्र करने वाला, अखंड भारत का निर्माण करने वाला पहला राजा था, जिसने किसकी सहायता से? जिसने चाणक्य, चाणक्य क्यों कहा गया दोस्तों? ये इनके पिता का नाम चरि था। चरि के पुत्र के रूप में इन्हें चाणक्य कहा गया। इनका असली नाम विष्णुगुप्त था। और इनकी कुटिल नीतियों के कारण, किसकी कुटिल नीतियों के कारण? विष्णुगुप्त यानी चाणक्य की कुटिल नीतियों के कारण इन्हें कौटिल्य कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? कौटिल्य कहा गया। और इन्हीं विष्णुगुप्त की यानी कि चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश के संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उन्हीं के पुत्र थे बिंदुसार, जिनके दरबार में कौन आया था? सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत डाइमेकस। कौन था दोस्तों? डाइमेकस। आप देखिएगा अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। डायनोसियस, अभी तो था डाइमेकस, आप देखिए डायनोसियस कौन था? जो डायनोसियस था ना, वो ये मिस्र नरेश था, वो सीरियन नरेश था, ये मिस्र नरेश। टॉलेमी फेल्डेफल्स, देखिएगा टॉलेमी फेलेडिफस का राजदूत था। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, ये राजदूत जो था वो मिस्र नरेश के राजा का था। मिस्र नरेश का था राजदूत, जो किसके दरबार में आया था? देखिएगा ये दोनों प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न हैं। सबसे पहले जो मैंने कहा ना, मौर्य युग में चंद्रगुप्त मौर्य था, उनके पुत्र के यहाँ पर आया था डाइमेकस। उसका पुत्र जो हुआ बिंदुसार का पुत्र, जिसे सम्राट और अशोक महान की उपाधि दी गई। कौन सी? अशोक महान की उपाधि दी गई। सिकंदर महान नहीं था, अशोक महान था, जिसने संपूर्ण विश्व में बौद्ध धर्म की स्थापना और करा दी। संपूर्ण विश्व में, यहाँ तक कि श्रीलंका में भी किसकी? बौद्ध धर्म की स्थापना करा दी। अशोक महान था, जिसने अपने बेटों को और बेटियों को कहाँ भेज दिया था? श्रीलंका में भेज दिया था। तो एक अशोक के दरबार में डायनोसियस नाम का राजदूत आया था। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, ये वीडियो मैंने तो आपके लिए बना दिया है। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस सर्वेश्वर स्टडी के चैनल को जितने से ज़्यादा लोगों को पहुंचा सके ज़रूर पहुंचाएं, मेरा साथ दें और पढ़ाई करें। पूरा का पूरा वीडियोज़ पढ़ा करें। बहुत कुछ बताया जाता है इस 40 से 50 मिनट 1 घंटे की वीडियोज़ में, बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, देख लेना। ये आपके काम आने वाले प्रश्न हैं, इन्हीं से मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि केवल मैं आपको ही पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस भी करें, जिससे कि हमारी वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।